हेलो दोस्तों भाई, क्या हाल चाल है। देखो, आज मैं जो बहुत से जो दोस्त लोग हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया है कि प्लीज़ N9A के वीज़ा जो कि टूरिस्ट वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट है। देखो यार, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो बहुत ही आसान है। अगर आपके पास 6 डॉक्यूमेंट है जिसकी रिक्वायरमेंट वो रखते हैं फिलीपींस एम्बेसी इन इंडिया में। ओके, बनाना बहुत ही सिंपल है, इजी। बेसिकली ये है कि आप जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम ज़्यादा लॉन्ग वीज़ा अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 14 डेज़ का वीज़ा ही देंगे। तो अपनी जो ट्रैवलिंग की ट्रिप है उसको जस्ट 14 डेज़ के हिसाब से बनाइए। उसके बाद आके यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा वो रहना है तो आप आराम से एक्सटेंड करवा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा जो है यहाँ पे आराम से एक्सटेंड हो सकता है। यहाँ पे जो होते हैं SM मॉल्स होते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस होता है हर सिटी में, तो वहाँ पे जाके आप अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं ईजिली। ये 2 घंटे का काम है और आप 2 साल तक के लिए अपना वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं। तो जब आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आपका जो टूरिस्ट का जो उनको आपका जो पेपर में दिखाओगे तो वो 2 हफ्ते के लिए ही दिखाओ, क्योंकि आपको ज़्यादा से 2 हफ्ते के ज़्यादा वीज़ा नहीं मिलेगा। तो अपने 2 हफ्ते के हिसाब से आप अपनी टिकट की जो रिटर्न टिकट है फ्लाइट की बुक करवा सकते हैं, और सेम आप होटल भी बुक करवा सकते हैं। तो वन बाय वन की कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट होता है रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट ये होता है कि आप किस तारीख को वापस आएंगे, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा में उनको ये जानना होता है कि जो पर्सन जा रहा है उसके पास वापसी का टिकट है कि नहीं है। तो अगर आप जब टिकट बुक करवाते हैं तो उसमें जो रिटर्न टिकट भी बुक करवाइए। तो बेसिकली आपको वो फ्लाइट देखनी चाहिए कि जिसमें आप टिकट को रीबुकिंग भी कर सकें, कैंसिल भी कर सकें। क्योंकि सपोज़ आपका वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं यहाँ पे पहुँच के, तो आपकी जो टिकट है वो आप या तो रीबुक कर सकते हैं या तो कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो पैसा होगा वो बर्बाद नहीं होगा। ओके, सेकंड आता है आपका होटल रिजर्वेशन। होटल में ये है कि अगर आपको 14 डेज़ का होटल बुक नहीं करवाना है तो बेटर है कि जब आप होटल बुक करवाते हैं उसमें ऑप्शन होता है पे लेटर में ये होता है कि आपको पैसा जब आप बुकिंग करवा रहे हो उस समय नहीं देना होता है। जब आपकी बुकिंग डेट आ रही है तो आपकी जो ट्रैवल डेट आ रही है, रहने की डेट आ रही है, उससे 1-2 दिन पहले ही आपको पे करना होता है। अब अगर आपको होटल बुकिंग जो है वो वीज़ा में दिखानी है तो आप पे लेटर के ऑप्शन से आपका जो होटल बुक है वो करवा सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए, अगर आप उस होटल में नहीं रहना चाहते हैं या तो आप उसको आराम से कैंसिल भी करवा सकते हैं, तो आपको कुछ पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। अब जो थर्ड है वो आपकी है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये होती है कि जो आपके 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है उसको आपको आपके जो वीज़ा के पेपर के साथ अटैच करना होता है। तो आप अपने बैंक में जैसे 2-3 महीने आपका जाने का प्लान है, जैसे कि आपका प्लान अक्टूबर से जाने का है, तो आप जिस बैंक अकाउंट में आपका नाम है वो है उसमें सेविंग पैसा डालना शुरू कर दीजिए। 20,000 30,000 उसके बाद चाहे निकलवा लीजिए जब वो वीज़ा अप्रूव हो जाए। उसके साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो फ़ोटो स्टेट है वो भी लगवा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा होगा कि यार चलो भाई इसके पास सेविंग भी है और इसके पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो उसका इस्तेमाल भी ये कर सकता है। तो ये हो गया। अब जो चौथा आता है वो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आता है। वो सर्टिफिकेट ये होता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उनसे उनके जो उनका जो लेटर पैड होता है उसमें लिखवा लीजिए कि ये बंदा हमारे यहाँ पे काम करता है, आपका नाम, एड्रेस, और ये फिलीपीन घूमने के लिए जा रहा है और ये वापस आएगा।
अगर आप किसी कंपनी में काम नहीं करते हैं और आपका सेल्फ बिजनेस है, तो आपका अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो उसका एक लेटर पैड बनवा लीजिए और उसमें आप अपना जो भी है लिखवा लीजिए और स्टंप लगवा लीजिए। और आपका और उस लेटर पैड में एक फ़ोन नंबर भी होना चाहिए कि जो एक्टिव हो। बहुत से भाई लोग होते हैं कि जिनके पास तो बिजनेस होता है बट वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, तो अपने कोई जान पहचान का होगा, उसका अगर कोई बिजनेस होगा तो उससे बोल के आप अपना जो है उसको बोलिए कि यार मेरे नाम का एक लेटर पे एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट डाल दे और बस, और उसको बता दो कि जब अगर कोई कॉल करे तो ये भी हो सकता है। तो अब जो आता है इनविटेशन, अब जो आता है पांचवा जो आता है वो आता है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर में ये होता है कि अगर आपका फिलीपींस में कोई है, जैसे कि आई एम श्योर अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो गर्लफ्रेंड होगी ऑनलाइन और समथिंग, तो उसको बोलिए कि एक पेपर में एक नोट लिख दे जिसमें उसका नाम, उसका पता और आपका नाम पता, और उसमें ये मेंशन कर दे कि आप उसको इनविटेशन भेज रहे हैं 2 वीक्स के लिए यहाँ पे घूमने के लिए, और उसके सिग्नेचर उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए। और जो आता है उसके बाद आता है आपको चाहिए बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो फिलीपीन एम्बेसी इंडिया के नाम बनता है चाणक्यपुरी में, जिसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 2500 से लेके 3000 रुपये तक के बीच में है। उसको भी अटैच करना है। आई थिंक वो जो है वो रिफंडेबल नहीं है, अगर एक मतलब फॉर्म के साथ सबमिट हो गया तो वापस नहीं आता है। उसके बाद आता है टूरिस्ट वीज़ा फॉर्म, जो आप फिलीपीन एम्बेसी की जो वेबसाइट है न्यू दिल्ली के, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको फिल कीजिए और उसमें अपनी जो फ़ोटो है वो लगा दीजिए। उसके बाद आपके पास अगर सारी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें जो हैं आपको फिलीपींस एम्बेसी के वहाँ पे जाके जमा करवानी है। जो फिलीपीन एम्बेसी है वो जो नेशनल म्यूज़ियम, रेलवे नेशनल म्यूज़ियम का जो मेन गेट है उसके सामने ही है, तो उनका जो बैक गेट है तो वहाँ से एंट्रेंस होती है, 9 बजे वो खुलती है। आप अपना फॉर्म वहाँ पे जमा कीजिए। वो फॉर्म की स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी मींस कि वो देखेंगे कि सारी रिक्वायरमेंट फिल है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो वो आपको बताएंगे, आपको फिर से सबमिट करना है। उसके बाद अगर वो सारी रिक्वायरमेंट फिल है तो वो आपको एक डेट देंगे और आपका फॉर्म के साथ अपना पासपोर्ट भी रखना है, और उसके बाद वो आपको एक डेट देंगे कि कब आप अपना पासपोर्ट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आई थिंक 2 या 3 दिन लेते हैं। तो उसके बाद आपको जाके अपना जो पासपोर्ट है वो कलेक्ट करना है। तो ये है, तो ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 2 महीने के लिए आना चाहते हैं पर आपको 14 डेज़ का वीज़ा मिला है तो घबराइए नहीं, यहाँ पे आके आपको 2 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो 2500 से लेके 3000 पैसोस पर मंथ है। आई थिंक 2500 पैसोस है मंथ का, आपको एक्सटेंड करवाना है वो करवा सकते हैं। सो ये है। और अनदर थिंग, मेरे बहुत से दोस्तों वो भाई लोगों ने पूछा है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से फेसबुक पेजेस में वो पूछ रहे हैं कि इंडिया से फ़िलीपीन पैसे कैसे भेजा सकता है। देखिए, पैसा भेजने के तो बहुत से वो हैं बट बहुत से रिक्वायरमेंट है। पेपाल जो है वो तो सही नहीं है, तो मेरा बेस्ट ऑप्शन है ट्रांसफ़र वाइज में आप अपना अकाउंट बनवाइए और जिसको आपने भेजना है उसको भी अपना ट्रांसफ़र वाइज में अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल है। जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसको अपना बैंक अकाउंट उसमें डालना है, अपना वेरिफिकेशन पिक्चर्स के साथ, उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस है वो है, उसमें फ़ोटो डालनी है। और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आप अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से जो इंटरनेशनल पेमेंट अथोराइज कर सकता है उस कार्ड से आप ट्रांसफ़र वाइज में फ़िलीपीन में पैसा भेज सकते हैं। यूएसडी ही भेज सकते हैं, इंडियन पैसों डायरेक्टली नहीं भेज सकते हैं। तो आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अगर आप भेज रहे हैं 20,000 वो रुपीस, तो वो यूएसडी में कन्वर्ट होगा। पहले तो कन्वर्ट होता है तब उसको यूएसडी में मिलेगा और उसके बाद वो अपने बैंक अकाउंट में लोकली ट्रांसफ़र कर सकता है।
आप उस अकाउंट में अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू भेजेंगे उसको 4 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर वो पैसा मिल जाएगा। तब उसके जो अकाउंट में ट्रांसफ़र वाइज का जो अकाउंट है उसमें शो होगा कि $500 आए हैं, तो उसको वो अपने लोकल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ट्रांसफ़र वाइज जो है वो बहुत अच्छा है। एक तो लो फीस भी है और सेकेंडली ये है कि एक्सचेंज रेट भी जो है वो अच्छा है, और दूसरा ये है कि उसको अकाउंट बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है और वेरी सिंपल है। अगर आप किसी फिलिपिनो को पैसा भेज रहे हैं और आप उससे कभी मिले नहीं हैं तो प्लीज़ बी वेयर, बिकॉज़ जैसे कि हर देश में स्कैम होते हैं, हर तरीके के स्कैम होते हैं, यहाँ पे भी स्कैम है कि बहुत सी जो गर्ल्स होती हैं उनके बहुत से बॉयफ्रेंड्स होते हैं और वो डिफरेंट प्लेसेस से उनसे पैसा मांगती हैं, स्टोरीज़ हैं। और आजकल तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि आजकल कोविड है, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जॉब खो चुके हैं और तो उनको दिक्कतें हैं फाइनेंशियली, अगर वो करना भी नहीं चाहते हैं तो करने पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं तो प्लीज़ जिसको भी पैसा भेज रहे हैं सोच समझ के भेजिए। अगर वो आपको बोलता है कि मैं 1 दिन में 2 दिन में वापस दे दूँगा, तो मेरे ख्याल से तो ये कोई चांस नहीं है। सो प्लीज़ अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं तो सोच समझ के भेजिए, किसी की बातों में आसानी से मत आइए, क्योंकि आप भी अपना पैसा जो है बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं। श्योर दैट आप अपना जो पैसा भेज रहे हैं बहुत समझदारी से भेजिए। तो दोस्तों ये मैंने क्विक वीडियो बनाया था आपके लिए। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि इसमें आपको कोई जानकारी मिली है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।